नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सत्ता की साझेदारी। परिचय। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां शासक सत्ता के बंटवारे की मांग किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मन और कल्सबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के करीब आधी। इस छोटे से देश में समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, डच बोलता है। शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने में डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी कि उनके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा बुल्स में दिखा है। यह एक विशेष तरह की समस्या है। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर अल्पसंख्यक थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु और दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जातीय समूहों के लोगों के है। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघालियों का है, जिसकी आबादी कुल जनसंख्या 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिसकी आबादी कुल जनसंख्या की 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल 13%। और हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और यह सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप रह सकते हैं। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ सकती है। संभवतः इससे देश बंट सकता है और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष पर अपना दांव ठोकते हैं। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था। वह लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब देखते हैं कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यावाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की
प्रभुता कायम करने के लिए बहुसंख्यक परस्ती के साथ कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली गई। ये नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। श्रीलंकाई तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने वाले क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा बेरोजगार से सामना अवसरों को मांग को लेकर संघर्ष किया, लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की मांग को लगातार नकारा। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी लंका में स्वतंत्र तमिल ईसाई सरकार बनाने की मांग को लेकर राजनीतिक संघर्ष बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव महायुद्ध में पारित हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, उनके परिवार अपने मुल्क में भागकर शरणार्थी बन गए हैं। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोग रोजी रोटी चौपट हो गई है। आपने पढ़ा है कि हमारे क्षेत्रों के देशों के आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वह गृह युद्ध में मुल्क में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई हैं। 2009 में इस महायुद्ध का अंत हुआ। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया और 1970 से 1993 के बीच अब उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए देश में रहने वाले लोग, किसी भी आम आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो, सभी मिलजुल कर रह सके। उनके लिए जो व्यवस्था की गई वह बहुत कल्पनाशील है तथा कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाएगा। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लगा होगा। निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी यह व्यवस्था बेहद सफल रही है और इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना महायुद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट जाता। जब उसके यूरोपीय दोनों देश मिलजुल कर यूरोप संघ बनाने का। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथनों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल से उन्हें अलग ढंग से निपटने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ताधारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदारी न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता इस संकट में पड़ सकती है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का आदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा में राजनीति और अशिष्टता का रूप ले लेती हैं, इसलिए सत्ता में हिंसा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता है, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोगों को इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और लोगों के इसी ढारे से रहें। इसलिए वह सरकार वही जिसे अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी
समूह शासन व्यवस्था के जुड़ते हैं। इन दो तर्कों से एक को हम युक्तिपरक और दोनों दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक और समझदारी तर्क लगभग परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अभूतपूर्व अंतर्भूत महत्व को बताता है। कलीन की उलझन। जैसा कि होता आया है कि इस बार विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था। बोतल उसकी पीठ पर बैठा हुआ था। बेताल उसकी पीठ पर बैठा हुआ था। हमेशा की इस तरह यह सोचकर कभी विक्रम की नींद आ गई और बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार है। सत्ता की साझेदारी के रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर इस फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उसे लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोगों के स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियों तय करने से बाकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में साझेदारी बनाया जाता है। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों को गौर करें। आधुनिक लोकतंत्र अभ्यास।